ऐसे क्यों है, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। आज डिस्कस करेंगे हमारे समाज की एक ज्वलंत समस्या। किसकी? गार्बेज और मलबे की समस्या। अपने मेहमानों के साथ हमारे मेहमान एक्स एमसीडी डिप्टी कमिश्नर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लेट्स डू इट दिल्ली के मिस्टर प्रदीप जोशी। लेट्स डू इट दिल्ली वो कार्यक्रम था दिल्ली गवर्नमेंट का जिसमें दिल्ली की जनता ने ये डिसाइड किया था कि हम अपनी सिटी को बिल्कुल साफ कर देंगे। आप दोनों का स्वागत है। पहले तो आप हमें ये बताएं कि गार्बेज कितने प्रकार का होता है? ऐसे गार्बेज कई प्रकार का होता है। एक तो होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज होती है, जिसमें वेस्ट आ जाता है, जिसका अगर हम उसको ट्रीट करें तो वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। नॉन बायोडिग्रेडेबल भी वेस्ट होता है, जिसमें जैसे कि कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे बैटरीज हैं आपके और मेडिकल इक्विपमेंट है, ये चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, जिसका एक्चुअली कोई और ही तरीका हमको निकालने का उसका कुछ वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट। या मेटालिक वेस्ट हुआ और मेटालिक वेस्ट, यस, एक्चुअली मेटालिक वेस्ट आल्सो कैन बी रिसाइकल्ड, ओके, राइट, बट these are basically the kinds of waste that we have, and we have the reusable the reusable waste also, like glass etc., which can be reused. So there is recyclable waste, there is biodegradable waste, there is waste like batteries etc. That's right. And then there is e-waste also. E-waste also, right. E-waste. That's E-waste right. क्या होता है? E-waste is actually all these kind of like your videotapes etc., your CD discs etc. और even computer peripherals. That's right. All computer peripherals etc. जो भी ये चीजें हैं, which they all everything to do with this kind of technology of computers etc. It all comes in as part of e-waste. और फिर आया मेडिकल वेस्ट और केमिकल वेस्ट। That's right. वो क्या होता है जी? मेडिकल वेस्ट है, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे अलग अलग किस्म की दवाइयाँ होती हैं, और नीडल्स और सिरिंजेस वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। तो उन चीज़ों को जो है उनको उनकी जो है सही जगह पे उनको ठिकाने लगाना इस्तेमाल होने के बाद वो बहुत अहमियत रखता है। एक वो वेस्ट है। और केमिकल वेस्ट जनरली जो मैं रेफ़र कर रहा हूँ केमिकल वेस्ट का, वो वेस्ट होता है जो हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कुछ केमिकल वगैरह जो है डिस्चार्ज होते हैं। अमूमन मैंने देखा है कि ये जो डिस्चार्ज है, ये लोग क्या करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के किसी ड्रेन के अंदर या किसी नाले के अंदर जो है, या कभी कभी किसी कैनाल्स के अंदर भी जो है ये केमिकल इवन सॉइल्ड बैंडेजेस एटसेट्रा। दैट्स राइट। तो उससे इन्फेक्शन के भी खतरे काफ़ी बढ़ जाते हैं। रहा हमारा एक और वेस्ट, मलबा। इसको क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? Actually, we normally refer it to as the C&D waste, that is the construction and demolition waste. Okay. जितने भी हमारे ईंटें सीमेंट वगैरह होते हैं, पुराने घर होते हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, या फिर कोई रेनोवेशंस की जाती हैं, या फिर जब भी घर बनाया जाता है तो काफ़ी मटेरियल जो है वो वेस्ट जाता है, तो वो तमाम जो है मलबे के अंदर लिया जाता है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव सिल्ट, जो कि मिट्टी हमारी ड्रेन्स के अंदर या हमारे नालेज वगैरह हैं उनके अंदर जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इकट्ठी हो जाती है, और उनको जो है फिर हमें निकालना पड़ता है, ड्रेजिंग करनी पड़ती है, उनको निकालना पड़ता है, और उस सिल्ट को जो है हमें फिर कहीं ठिकाने लगाना पड़ता है। वेस्ट को और गार्बेज को कैसे ठिकाने लगाया जाता है? एमसीडी का जो मेरा तजुर्बा रहा है वो इस तरीके का था कि दिल्ली के अंदर हमारे जो है जितने भी हमारे 12 जोन्स हैं एमसीडी के, और अलग अलग एरियाज़ के अंदर दिल्ली के अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में हमारे जो हैं सैनिटरी लैंडफिल साइट्स हैं जो कि ईएमआर की गई हैं। तो जितने भी एरियाज़ वहाँ पर हैं, तो उन तमाम का जो गार्बेज है वो तमाम उसी सैनिटरी लैंडफिल साइट के ऊपर जाता है। तो लैंडफिल तो नहीं रहा, वो तो माउंटेन बन गया। अब यही चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअली जिस चीज़ के ऊपर हमें विचार करना है। That's right. तो मैंने पढ़ा है कि 1 किलो गार्बेज हर रोज एक फैमिली, औसत फैमिली इंडिया की निकालती है, तो हुआ 24 करोड़ किलो गार्बेज दिन का। इतना हैंडल करना है। इसको हैंडल करने के लिए वेरियस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस क्या करते हैं? एक्चुअली क्या किया जाता है कि लोअर लेवल पे शुरू करते हैं कि
सबसे पहले जहाँ जितने भी गार्बेज वगैरह है या जो भी वेस्ट होता है घरों के बाहर होता है, लोग क्या करते हैं कि बजाय कि उनको किसी डस्टबिन में डालें, सड़क के ऊपर बाहर फेंक देते हैं, अपने घर के नहीं तो बगल वाले के घर के सामने फेंक देते हैं। तो जो लोएस्ट लेवल के ऊपर जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, दोज पीपल कम एंड वो झाड़ू लगाते हैं, गार्बेज को उठाते जाते हैं, साथ साथ व्हील बैरोज लेकर और उनके अंदर वो भरते जाते हैं। और उन व्हील बैरोज की मदद से या जो और भी साधन हैं उनके साथ जो है वो ढलाउज होते हैं। ढलाउज वो जगह हैं जहाँ पर गार्बेज जो है इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद फिर ट्रक्स और लोडर्स की मदद से गार्बेज को वहाँ से इकट्ठा करके ट्रकों में लोड करके और वो सैनिटरी लैंडफिल साइट पे भेजे जाते हैं। अभी तक जो ब्रिगेडियर साहब ने बताया, इस पूरे प्रोसेस से आप सहमत हैं कि इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे आपकी, कैसे हमारा गार्बेज कलेक्शन होता है? सुचारू रूप से अगर ये सारी योजनाएं चलती तो हमें आज यहाँ बैठ के इस समस्या के ऊपर चिंतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद प्रॉब्लम काफ़ी है और अगर ये थोड़ा और बढ़ गया तो हमारी हालत वो हो जाएगी जो कई साल पहले सूरत में हुई थी जब वहाँ पे प्लेग हुआ था। वेरी राइट। और वो प्लेग होने के बाद में सूरत सिटी का जो हाल बदला वो देखने लायक है। आज सूरत जो है मेरे ख्याल से भारत में सबसे अच्छी या साफ़ सुथरा शहर कहा जा सकता है। और हमें ये उम्मीद है और हम ये चाहते हैं कि सारे देश में हर शहर और हर गांव जो है वो इतना साफ़ हो जाए जितना सूरत उन दिनों में हो गया था और जो आज भी है। क्या जब हमारे सर पर गाज गिरेगी तभी हम सुधरेंगे कि हम पहले सुधरेंगे? सर्वेंट्स और रैग पिकर्स का भी कोई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए क्या? कि कभी ऐसा तो नहीं होता कि रैग पिकर एक टाइम पे पहुंच रहा है लेकिन सर्वेंट दूसरे टाइम पे पहुंच रहा है अपना गार्बेज फेंकने के लिए, तो रैग पिकर निकल गया वो लेके, तो क्या उधर पर भी कोई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? शूट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं ये? एक्चुअली इट्स नथिंग, इट्स लाइक जैसे कि आपकी एक लिफ्ट की वो जगह बनी हुई है, उसी प्रकार से एक किस्म से ऊपर से लेकर नीचे तक का एक किस्म से टनल सा बना रखा है। अच्छा। और ऊपर से आप जिस फ्लोर के ऊपर है उधर एक ढक्कन होता है, आप उसको खोलिए और अपने जो भी आपका गार्बेज है उसको आप उसके नीचे भेज दीजिए, वो सीधा नीचे आता है। नीचे जो है बिन्स लगे होते हैं और बिन्स को जो है अगले दिन गाड़ी आती है, बिन जो है गाड़ी, क्योंकि गाड़ियों की हाइट ज़्यादा होती है, गाड़ी अंदर नहीं जाती, तो बिन्स को लोग क्या करते हैं कि उनको एक छोटे ट्रैक्टर या उसके के साधन से बिन्स को बाहर सड़क के ऊपर कर दिया जाता है। गाड़ी आती है उसको अनलोड करके टिपर के मदद से और वापस जो है वो बिन्स वापस वहाँ लगा दिए जाते हैं। शूट्स जो होते हैं वेरियस कॉन्डोमिनियम्स में, वो कैसे हैंडल करे जा रहे हैं? उसमें हमें ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे ये शूट्स को हैंडल किया जाता है कि नहीं? आई डोंट थिंक कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई साधन है जहाँ पर कोई ट्रेनिंग दी गई हो। लोगों को बस इतना ही बताया जाता है, जो मैंने देखा है कि देखो ये शूट है, जो भी आपका गार्बेज वेस्ट है उसमें लिफाफे में डाल के आप उसमें डाल दीजिए। करेक्ट। अमूमन क्या होता है, अब विदेश में भी यही होता है, शूट्स बने होते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर और उसमें लोग प्लास्टिक लिफाफों के अंदर ये गार्बेज को बांध कर अलग अलग सेग्रीगेट करके और उनको शूट्स के द्वारा नीचे भेज दिया जाता है। अमूमन हमारे हिंदुस्तान में जो मैंने देखा क्या होता है कि गार्बेज लिया, पतीले में था, उसको लेके खुला ही उधर डाल दिया। नतीजा ये है कि उसके अंदर बदबू आनी शुरू हो जाती है शूट के अंदर कुछ, क्योंकि वो जो टनल की जो वॉल है उसमें सब चिपकता है। वो 10वें फ्लोर से अगर फॉर एग्जांपल नीचे आ रहा है तो रास्ते में चिपक जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब वो साफ कैसे होगा? और साफ नहीं होगा तो वहाँ सड़ांध होगी एकदम। वेरी राइट। सो इसकी भी थोड़ी आप समझते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल शूट्स यूज कर रहे हैं तो हमें उसकी भी ट्रेनिंग चाहिए। बिल्कुल। साथ में सेग्रीगेशन पे क्या आपका कमेंट है? इसी सेग्रीगेशन ये है कि सेग्रीगेशन के लिए हमने एमसीडी ने भी काफ़ी हमने वो कोशिश करी है और हमने अलग अलग कलर के बिन्स लगवाए थे। ग्रीन कलर बिन्स फॉर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ब्लू कलर बिन्स फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बट लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाए हैं। आई थिंक वी प्रॉब्ली फेल्ड टू इम्प्रेस अपॉन द पब्लिक कि इसका मकसद क्या है, दूसरा इसकी एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम सेग्रीगेट करके डालें, क्योंकि चीज़ें जो है रीयूज़ हो सकती हैं, इट विल बेनिफिट योर इकोनॉमी। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर आप जो है उस चीज़ के ऊपर अहमियत ना दें। तो ये जो है पब्लिक को नहीं इतना मेरे को जानकारी होती है, ख़ास तौर पे जो हमारी इतनी अनऑथराइज कॉलोनीज वगैरह हैं और एजुकेटेड पीपल ऑल्सो जो है दे समहाउ टेंड टू ओवरलुक दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर हम सेग्रीगेट करें तो जो रिसाइक्लेबल गार्बेज है या लेट अस से बायोडिग्रेडेबल गार्बेज है उसका कंपोस्ट बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। रिसाइक्लेबल जो है चाहे वो पेपर हो, चाहे मेटल हो, चाहे ग्लास हो, वो कंजर्व हो जाएगा। तो मतलब उतना ज़्यादा वर्जिन मटेरियल यूज़ नहीं करना पड़ेगा। That's right. बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो रोड साइड पे गार्बेज है उसकी भी क्वांटिटी में कमी हो जाएगी। Yes. और हमें
बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज को अलग अलग करना चाहिए। चलिए, अगर सपोज कर लिया तो पहले तो आप ये बताइए कि वो जो व्हील बैरोज जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो हैं हमारे पास एमसीडी में कि नहीं? एमसीडी में है, लेकिन मुझे जो मेरा तजुर्बा है, दे आर इन ट्रेमेंडस पॉसिटी, मतलब बहुत कम है। बहुत कम है। उससे पहले गार्बेज बिन्स हैं कि नहीं है? गार्बेज बिन्स हैं, लेकिन क्या होता है कि गार्बेज बिन्स अगर मेटल के हों तो जो ये रैग पिकर्स होते हैं वो उनको तोड़ ताड़ के उसमें से लोहा निकाले जाते हैं स्मैक लेने के लिए। प्लास्टिक के होते हैं तो कई बार हमारी कमज़ोरी है, लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ जल रही है उठा के या सिगरेट भी ली, उसके अंदर बिन के अंदर डाल दी, उसके अंदर आग लग गई। तो मैंने अमूमन देखा है तो कई सारे हमारे जो प्लास्टिक बिन है वो इस तरीके से वो ख़राब हो जाते हैं। लोग जो है प्लास्टिक बिन बाय इटसेल्फ इज़ नॉट होनली प्लास्टिक, उसके अंदर कुछ मेटल भी है, तो लोग मेटल उसमें से निकाल लेंगे तो रह गया उसका ढांचा। तो मतलब पहली बात, मेरे को ये भी कंप्लेंट आती है कई बार कि जो गार्बेज बिन्स हैं वो उस साइज़ के ही नहीं है जिस साइज़ के इंडिया में होने चाहिए। वो यूरोपियन और अमेरिकन साइज़ के हैं, जहाँ पर हमारे से एक फ्रैक्शन पॉपुलेशन है। यहाँ पर बहुत बड़े गार्बेज बिन्स होने चाहिए। मे बी उनको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि नीचे से उनमें से सारा जो गार्बेज है वो निकाल लिया जाए विदाउट डिस्प्लेसिंग देम, और साथ ही साथ फुट पेडल्स उन बिन्स में होने चाहिए, क्योंकि अगर वो फुट पेडल्स नहीं होंगे तो हमारा जो गार्बेज होता है थोड़ा सा कई बार विजुअली भी अच्छा नहीं लगता, तो वो कवर नहीं करेंगे, और साथ ही साथ हर आदमी टच करेगा उसको, जो टच करते वक्त भी लिड को गंदा कर देगा। अब जब लिड गंदी हो गई तो अगला आदमी कैसे यूज़ करेगा? ये सारे पॉइंट्स भी हमें सोचने हैं। साथ में प्रश्न आता है आपके पास प्रदीप जी कि ऐसा होता है क्या कि हम गार्बेज बिन्स लेके ही चल देते हैं, वही चुरा लेते हैं, और सिर्फ ये रैग पिकर्स ही चुराते हैं कि और कोई भी चुराते हैं हमारे सिटीजन, आप और मेरे जैसे? मेरा अनुभव है कि गार्बेज बिन्स को कोई चुरा के नहीं ले जाता है, क्योंकि गार्बेज बिन्स का साइज़ अगर आप देखें तो जनरली ये देखा गया है कि 2000 लीटर, 5000 लीटर और 10,000 लीटर इस साइज़ के गार्बेज बिन्स हैं। तो इतनी बड़ी बिन्स को चुराना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम ये होती है कि उसके जो व्हील्स थे वो ख़राब होना शुरू हो गए, तो उसको ठीक से गाड़ी उठा नहीं पाती थी, तो आधा अंदर जाता था, आधा बाहर ही फैल जाता था। उसके अलावा फिर बिन्स टूटना, प्लास्टिक टूटना शुरू हो गया। तो बात ये हुई कि 3-4 साल के बाद में उन बिन्स को न तो रिप्लेस किया गया, न उनको ठीक से यूज़ किया जा सकता है। तो वो वहाँ पे आयसोर जैसे बने हुए पड़े हैं सब जगह। तो लोगों को आदत है कि एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे बिन है वहाँ पे सामान डालने की, कचरा डालने की, कूड़ा डालने की, तो वो बिन वहाँ पे नहीं है तो भी कूड़ा वहीं पे डल रहा है। जब हमने इस प्रोग्राम के लिए रैग पिकर्स और गार्बेज कलेक्टर से बात करी तो उन्होंने ये प्लास्टिक बिन्स के बारे में बड़ी कंप्लेंट करी। उन्होंने बोला जब से बॉम्ब थ्रेट्स आने लगे कि बॉम्ब हो सकता है आपके गार्बेज बिन में, तो सारे प्लास्टिक बिन्स ना उल्टे कर दिए। वो एक पिवट पे हैं, उनको उल्टा कर दिया है। तो अब तो उसमें डाला ही नहीं जा सकता कुछ, अब तो आसपास ही इकट्ठा होगा। जब हमने ये चेक किया कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी तो बॉम्ब थ्रेट्स आए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन प्लास्टिक बिन्स को रिप्लेस किया बिग थिक प्लास्टिक बैग से जो ट्रांसपेरेंट थे। तो हमारी गवर्नमेंट इन्हें इस तरह से चीज़ें क्यों नहीं सोची? दिस इज वेयर द सिविक सेंस कम्स इन। इट्स नॉट दैट कि जो रैग पिकर है वो जाके वो रैग पिकर अमूमन क्या करेगा कि उसी बिन को ही उल्टा वहीं कर देगा, बैग पड़ा होगा उसको वहीं खोल देगा, उसने जो सामान निकालना निकाल देगा, बाकी वहीं बिखरा रह जाएगा। दिस नंबर 1। नंबर 2, कई जगह हैं जैसे कि भाई साहब ने सही बोला है कि जहाँ पर पहले बिन था वहाँ पर अगर बिन हटा दिया है, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई है, जो गार्बेज है वो वहीं के वहीं आता रहेगा। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, एक स्कूल के बाहर ये काफ़ी अरसे से चलता रहा और उससे नतीजा ये था कि उस एरिया के आसपास जाना भी बड़ा मुश्किल था, और ये बात मेरे सामने लाई गई। मैं जो था उस जगह से 200 मीटर आगे गया, वहाँ रेलवे लाइन के पास खुली जगह थी, कीकरें थी, कोई रहता ना, कोई भी वहाँ पर नहीं था। मैंने फिर अपने इंजीनियर्स को बोला, मैंने कहा आज से यहाँ पे बंद करिए, और जो जहाँ पे वो डंप करते थे उस जगह को मैंने कमरा बनवा दिया था सड़क के ऊपर, जो कि मेरे सफाई कर्मचारी उसको इस्तेमाल कर सके। उस 200 मीटर शिफ्ट होने के लिए वहाँ पर लोगों ने हंगामा मचाया कि इधर जो है नहीं आएगा, एंड फाइनली हम लोगों ने जो था आपस में वायर मीडिया करके रेलवे लाइन की तरफ ही हमने जो था वो जो गार्बेज पॉइंट था उसको हमने शिफ्ट किया। तो मतलब पॉपुलिस्ट रेजिस्टेंस भी आता है। अमूमन क्या होता है कि वहाँ के जो काउंसिल्स हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ नहीं होगा, उनको ये मंजूर है कि खुला वहाँ पे दल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। जैसे हम बोलते हैं इसको ढलाव बना दिया जाए, कहता है नहीं यहाँ तो बदबू होगी। आई मीन इट इज एब्सोल्युटली इलॉजिकल। गायें और कुत्ते भी घुसे रहते हैं उसके अंदर।
चलिए फिर भी हम ये मान के चलें कि हमने सेग्रीगेट कर दिया, व्हील बैरो आई, उसने वो टिपर तक ले गई, टिपर ढलाव तक ले गया, अब ढलाव से जो ट्रक जा रहा है उसमें ऐसे ही डाल दिया जाता है, तो मतलब सारा जो सेग्रीगेटेड और नॉन सेग्रीगेटेड है वो सब मिल गया। That's right. Now तो actually फिर वो कहाँ पहुंचा उसके बाद? एक्चुअली उसके बाद जो है करंटली तो क्या है, सब कुछ सैनिटरी लैंडफिल साइट पे पहुंचता है, लिहाजा वहां पर जहां पे मेरे हिसाब से करीबन 15 या 20% जो है नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल जाना चाहिए, जो एक सेग्रीगेटेड जगह के अंदर रहेगा, बजाय कि वो बिखरा जाए, सब कुछ वहीं जाता है। मतलब कि वो सारा मलबा, ई वेस्ट, डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल सब पहुंच गया, सिल्ट भी पहुंच गई वहां। हालांकि चेकिंग करते हैं हम लोग, बट देन स्टिल देयर इज अ लॉट मोर दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, बिकॉज दैट प्लांट व्हिच आई हैव सीन बिलो द भलसवा Yes. थिंग, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लांट। इट्स स्मॉल। तो मतलब हम हर रोज बहुत सारा पैसा लूज कर रहे हैं, जो हम वहां से एक्चुअली कमा सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, That's ये right. सारा लॉस हो रहा है। यस ऑफ कोर्स इट इज, आई मीन इट इज समथिंग व्हिच कैन बी पुट टू गुड यूज। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यही है दैट वी मस्ट गेट आवर एक्ट टुगेदर, वी मस्ट हैव लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेड आउट, कॉलोनीज के अंदर अंदर इफ वी हैव आइडेंटिफाइबल एरियाज, वहीं पे कंपोस्ट प्लांट आसपास, कीपिंग द हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू इन माइंड, वहां पे लगा दिए जाएं, राइट। Not every place you cannot have it which are too congested, but those areas where they can be put, so that it saves the trouble of having to lift the garbage over a long distance, hauling of 20 to 30 kilometers. And sometimes क्या होता है, ट्रक्स अगर हमारे पुराने हुए और हमारे जो कि हैं, उनका क्या है कि कई बार आप देखेंगे कि आप ट्रक आपके आगे जा रहा है, खुला है, हालांकि ऑर्डर्स के उसको कवर किया जाए, और जो आपका गार्बेज है वो रास्ते में बिखरा हुआ जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना होगा। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दीज काइंड ऑफ मैटर्स। स्ट्रिक्ट तो बाद में हो गई, पहले तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। अगर हमारे पास 1 करोड़ 120 करोड़ की आबादी है जो 24 करोड़ किलोग्राम गार्बेज रोज का बना रही है, तो एक भलसवा से नहीं होगा, ऐसे हमें 20 भलसवे तैयार करने पड़ेंगे दिल्ली के लिए, जहां पर बड़े बड़े कंपोस्ट प्लांट्स और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिप्रोसेस करने के लिए प्लांट्स होने चाहिए। हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन चीज़ों को जो है इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, एंड वी एज एजुकेटेड पीपल बाहर ये चीज़ करते हैं, देखते हैं, जैसे ही हम लोग वापस यहाँ आते हैं, फ्रॉम द एयरपोर्ट टू योर हाउस, एंड द सेम पर्सन विल ईट अ चॉकलेट दिस थिंग, थ्रो द पेपर आउट। हम वहां पर जाके डिसिप्लिन हो जाते हैं और यहाँ पर आके अनुशासन छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि 90% केसेस में आपको आसपास डस्टबिन मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर बाई चांस डस्टबिन ना भी मिले तो भी आपकी हिम्मत नहीं होती बस जगह क्यों, नहीं लॉ की नहीं, विजुअल आपके पास जो रिस्पॉन्स आता है जगह का, तो जगह साफ है, मतलब किसी ने भी नहीं फेंका है, तो आप फेंकेंगे। हाँ, तो आप कैसे फेंकेंगे, और आपको बुरा लगेगा, खुद आपके दिल में गिल्टी फील होगा कि अगर आप फेंकेंगे। लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी लोगों ने फेंका हुआ है। यहाँ पर जब हम मॉल्स में जाते हैं तो हम अपना पैकेट नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सारा साफ है। सो कहीं पर पीरियोडिसिटी ऑफ क्लीनिंग इंप्रूव करनी चाहिए। आई ट्राइड एन एक्सपेरिमेंट जस्ट बिफोर द गेम्स। ढलाव से जितनी भी गार्बेज है वो रात को कलेक्ट की जाएगी। उससे चंद एक एडवांटेजेस थे। एक तो पहली बात ये है कि कोई ट्रैफिक नहीं है रात को, जितने भी हमारे ये एजेंसीज हैं या खुद के हमारे ट्रक्स हैं, लोडर्स हैं, दे कैन मूव फ्रीली, लोड करते थे, चले जाते थे। सो बाय मॉर्निंग व्हेन अ नॉर्मल सिटीजन गेट्स अप और वो अपने दफ्तर को भी जा रहा है या वॉक के लिए जा रहा है, वो देखता है कि मेरे एरिया में जो ढलाव था सब कुछ है बिल्कुल साफ है। तीसरी बात, जितने भी हमारे एक ट्रक जाता है, डंप करके वापस आता है, डे टाइम अगर उसको 2 चक्कर लगा पाएगा, रात को ही कैन डू 4 trips दैट सेम ट्रक, बिकॉज द टाइम मूवमेंट is much less. So and that was very successful. So ultimately it is not only the population which is lacking civic sense, it is the government also which needs to get its act in order. The municipal governments need to get it. No, everybody. I will take this right from the lowest level to the highest level. The civic sense improves, right? Automatically this will improve. But then that again gets correlated with what you are saying, कि अगर हमारे पास जो है हमारा एरिया साफ दिखाई देता है तो ऑटोमेटिकली आई विल ट्राई एंड कीप इट क्लीन। अब या मेट्रो स्टेशन में जाइए, मेट्रो ट्रेन में जाइए, इट इज स्टिल नाइस एंड क्लीन। एब्सोल्युटली, नंबर ऑफ इयर्स नाउ। सो अगर हम वो कर पाए तो दिस हैज टू बी डन, इट्स एन एक्सरसाइज टू बी डन एट ऑल लेवल्स। लेकिन जो सिविक सेंस हमारी लैकिंग है उसके कारण भी इश्यूज आती हैं। इनसे कैसे जूझा आपने लेट्स डू इट प्रोग्राम में, और क्या क्या पाया आपने? हम सब लोग चाहते हैं कि सफाई हो,
साफ चीज़ सबको अच्छी लगती है, उसमें कोई दो मत नहीं है। पर होता ये है कि सिविक सोसाइटी या सिविलियंस गवर्नमेंट को दोष देती है, गवर्नमेंट बोलती है कि सिविलियंस के पास में सिविक सेंस नहीं है, इसलिए हम क्या करें। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चाहें तो क्रिएट किया जा सकता है। एमसीडी या बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, इनके पास करोड़ों रुपया आता है, करोड़ों रुपया आता है। वो किस तरह से खर्चा होता है इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग, मतलब कोई चेक नहीं है उसके मतलब इक्विपमेंट का उतना मेजर पॉसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास अच्छे सिस्टम्स मौजूद हैं, सब कुछ एथिकली हो रहा है, सिस्टमेटिकली हो रहा है, तो इक्विपमेंट आना चाहिए। व्हील बैरोज जैसे हमारे गली में आपको नहीं मिलेंगे, बट इनका आनंद पर्वत के अंदर जो गोडाउन है वहाँ पे आपको हजारों व्हील बैरोज मिलेंगे, जिनमें किसी में एक व्हील बदलना है, किसी में कोई छोटी मोटी खराबी है, बट वहाँ पे कोई वर्कशॉप नहीं है, उसको ठीक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर उन चीज़ों के ऊपर बजाय इसके कि पैसे की कमी की बात बिल्कुल नहीं है, आप जितना पैसा नए व्हील बैरो का आता है उसका 10% भी अगर आप लगाएं तो वो सारे के सारे व्हील बैरोज वहाँ पे तैयार। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सहमत हूँ। हमारी जो ऑटो वर्कशॉप्स भी हैं, they are way below standards. I'll be very candid about this. Sad, but that's the fact on the ground. एक गाड़ी हमारी को छोटे से काम के लिए जो है वहाँ पर चली जाती है, खड़ी रहेगी, दिनों दिन खड़ी रहेगी वहाँ पर, और आपके पास उतनी कमी हुई, एक दो गाड़ी आपकी कम हो गई, गार्बेज आपका उस एरिया के अंदर, जिस एरिया में वो गाड़ी जाती थी, वहाँ पे आपका बढ़ता जा रहा है। So this is a problem which has to be looked into at, very deeply. Very deeply, and we should find out from where the initiative should come, because in Europe and all the initiative came from the government. You see, यथा राजा तथा प्रजा, वहां पर भी ये बोलते थे कि जैसी पब्लिक होती है वैसी गवर्नमेंट मिलती है, लेकिन जब जागरूक राजा आए तो उन्होंने बोला नहीं, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा बनाता है, यथा राजा तथा प्रजा, और उन लोगों ने अपने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। जो साफ सफाई का जो सिविक सेंस के एब्सेंस की हम बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए यही चीज़ सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी हो रही है। एस्टोनिया एक देश है जो 1991 में आज़ाद हुआ रशिया से, और वहाँ पे भी यही समस्या आ रही थी जो आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। 2007 में वहाँ पे लोगों ने सोचा कि हम इस समस्या को कैसे, मतलब इससे कैसे जूझा जाए और क्या इसका नतीजा निकला जाए। तो वहाँ के प्रोफेशनल्स, वो भले से कंपनियों में काम कर रहे हों या डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, उन सब लोगों ने आई थिंक अक्टूबर 2007 में मिल के ये सोचा कि हम इस समस्या के बारे में खुद ही कुछ करते हैं, सरकार को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो सब लोगों ने मिल के, करीब 50,000 लोगों ने मिल के एक प्रोग्राम बनाया, और 6 महीने के बाद, दैट इज़ समवेयर अराउंड मई, आई थिंक 3 मई 2008 में, उस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे देश, एक छोटा सा देश है, उसकी पॉपुलेशन दिल्ली से आधी होगी शायद, बट सब लोगों ने एक दिन मिल के 5 घंटे में पूरे देश की सफाई कर दी। करेक्ट, बहुत हजारों टन, 10,000 टन कूड़ा, 10,000 टन, 10,000 टन कूड़ा निकला। उसके बारे में ये बताया गया है कि अगर सरकार ने वो काम करना होता, सिर्फ सरकार ने, तो सरकार को करीब 24 मिलियन यूरोज का खर्चा करना पड़ता। बट सारी जनता ने उसका सहयोग दिया, जितनी कंपनियां हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एवरीबडी केम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री केम एंड हेल्प्ड पीपल ड्यूरिंग दोज 5 years. Very good. And they cleaned it up at a fraction of the cost. The total cost involved was less than €500,000. हमारी एक मित्र हैं अनीता भार्गव, और उन्होंने सोचा कि जब एस्टोनिया जैसे छोटे से शहर में या देश में ये काम हो सकता है, तो हम हिंदुस्तान में ये क्यों नहीं कर सकते हैं। Correct. तो उन्होंने, हम 10-15 दोस्त लोग बैठे हुए थे, उस बीच में उसकी चर्चा की कि ऐसा कुछ किया और हम भी कुछ करें। हमने कहा क्यों नहीं। 2 हफ्ते के अंदर करीब 100 लोग हम इकट्ठे हो गए, और हमने रोज़ गार्डन IIT के सामने जो है वहाँ से ये अभियान को शुरू किया। उसको नाम दिया गया, जैसे वहाँ था लेट्स डू इट एस्टोनिया, हमने उसको कहा कि लेट्स डू इट दिल्ली। और उस पूरे प्रोजेक्ट में 100 लोगों ने मिलके उस पूरे रोज़ गार्डन का 2 घंटे के अंदर पूरी सफाई की। कई लोग हमारे पास में आए और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ये सफाई का काम क्यों कर रहे हैं, ये तो MCD वाले या जो DDA का पार्क है उन लोगों का काम है। और हमें डिस्करेज करने की काफ़ी कोशिश की, पर हम लोग अपने उससे हटे नहीं, और पहला कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। उस दिन आई थिंक मेरे ख्याल से हमने करीब 1.5 टन के आसपास में कूड़ा, तो उस पर्टिकुलर 2 घंटे के अभियान से हम काफ़ी इनकरेज हुए। उसके बाद में करीब 1 महीने के बाद फिर उसी लोकेशन पे हमने फिर से किया। हमने देखा कि फिर से उतना ही कूड़ा वहाँ पे इकट्ठा हो गया।
बट हम वहाँ से हम मतलब उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो धीरे धीरे करके फिर हमने दूसरे लोकेशंस पे गए। इसी प्रॉब्लम हमारी क्या आ रही है, व्हेन अ एनजीओ सम पीपल लाइक दिस want to take the initiative and motivate the people, 2 or 3 things happen. You approach some of the government officials, they take it, ठीक है, yeah, good idea, go and do it. I mean, that's not good enough unless he is given full support. You see, some people get very chary if there is a company who want to put their things up, their hoardings up. After all, they are contributing to it. Well, why not? Why should somebody else feel feel bad about it? Correct. Okay, look, he is putting it up, but that gentleman is spending money on it. He is coming forward with equipment, money, and manpower. So why should he not put up that hoarding that this thing is being sponsored by so and so? अभी एक रिसर्च आई है, वो कहती है कि हमारी पुअर हाइजीनिक लिविंग, उसमें गार्बेज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 64,000 करोड़ इसकी कॉस्ट है हेल्थ को, तो उसकी तरफ भी सचेत होना पड़ेगा। My point is that it has to be done more frequently. It has to be inculcated into the system. बिल्कुल सिस्टम के अंदर, यानी कि माइंड के अंदर जो है वो ठोकना चाहिए हर इंसान के कि लोग ये अगर हम करेंगे तो हमारे में इसी का फायदा है। पिछले 1 साल में हमने करीब 125 इस तरह के कैंपेन्स किए। कॉमनवेल्थ गेम्स आए, उस टाइम पे हमने देखा कि दिल्ली की जो हालत थी वो मैं उसके साथ सिंगापुर के साथ तुलना कर सकता हूँ, इतना अच्छा हो गया था। जब इतना अच्छा काम हम सब लोग कर सकते हैं, करने वाले वही आप हम लोग हैं, फिर अब क्यों नहीं होता है? उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो रिसोर्सेज हैं, सरकार के पास पैसा है, लोग हैं। थ्रू दोज कैंपेन्स व्हाट वी वांटेड टू डू वाज वी वांटेड टू इनकलकेट अ काइंड ऑफ अ हैबिट अमंगस्ट सिविलियंस दैट दे बिकम अवेयर दैट cleanliness definitely it looks good, it feels good, and it is good, and it's possible. But जैसे संस्कृत में एक श्लोक बचपन का मुझे याद आ रहा है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। उसका अर्थ ये है कि जिसमें बुद्धि है वो तो अपने आप सब कुछ सीख जाएगा, उसको शास्त्रों के पोथों की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से कि जो आदमी अंधा है उसके सामने अगर आप दर्पण रख दो तो उसके लिए कोई मतलब नहीं होता है। तो मतलब ये इसलिए कहा मैंने कि हम थोड़े से डिस्करेज हुए कि हमने जो भी कुछ सफाई का अभियान लगाया और उससे जो सफाई हुई उसके फायदे लोगों को लगे, बट वी आर बैक टू स्क्वायर वन। क्योंकि बुद्धि से सिर्फ काम नहीं होगा, बुद्धि के साथ शक्ति चाहिए, और शक्ति है गवर्नमेंट के पास। सो हमारी बुद्धि और गवर्नमेंट की बुद्धि, हमारी ये चेष्टा कि हम कुछ कर गुजरें, साफ कर दें देश को, और गवर्नमेंट की शक्ति की जरूरत है। सो कहीं पर हमें जो लीडर्स हैं सोसाइटी के, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आप जैसे एनजीओज, हमें पहल करनी होगी। हम पब्लिक को ब्लेम नहीं कर सकते। पब्लिक को हम तब सारी पॉइंट सिखाएं और हैवी पेनल्टीज लाएं जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दें। छोटा सा पॉइंट मैं लाना चाहूँगा कि जनवरी 1 से एमसीडी ने एक पेज शुरू किया है, और मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपको गार्बेज की कोई भी समस्या हो तो आप फेसबुक के ऊपर उसकी पोस्ट कर सकते हैं। दिन में रोज़ करीब जनवरी से लगा के आज तक करीब 500 के आसपास रोज़ कंप्लेंट आती हैं। उस 500 में से 90% कंप्लेंट्स गेट क्लियर दैट डे इटसेल्फ। सो इस तरह के इनिशिएटिव्स एनजीओज के थ्रू और एमसीडी का रिस्पांस आ रहा है। आप दोनों का स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है।